अभी जो हायर होते हैं बहुत हाई सैलरी में हायर हायर होते हैं, तो सर फैब्रिकेशन ऑफ चिप्स के बारे में आप बताओगे? पे सेंसर लगा दिए आपके टैंकी में, कितना पानी कम हुआ है वो सेंस करेगा। और फिर आपका जो मोटर होगा उधर पे आप एक रिले लगा दिए कि वो उसको रीड करेगा एंड देन उसके हिसाब से रिले को ऑन करेगा, मतलब पंप को ऑन। तो एसी का जो टेम्परेचर होता है वो भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है? इसको अगर छोड़ भी दे तो बहुत सिंपल सिंपल सा, मतलब हाउस होल्ड लेवल पे भी आप एनर्जी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। वो कैसे? तो एनपीटीएल के आप कुछ कोर्सेज बताओगे सेंसर टेक्नोलॉजीज के ऊपर? मान लीजिए कि ऑटोमेटिकली एक टेम्परेचर पे आप चाहते हैं कि फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, एक टेम्परेचर पे फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, ये सारे और ग्लोबली इसकी जॉब की सैलरी क्या होती है मतलब? आप जहाँ पे आप देखोगे कि अब क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा फोकस हो एग्जैक्टली। रहा है। तो सर जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा पुश करा है, तो आने वाले 5 साल में इसका जॉब मार्केट कैसा होगा? Usually, as per on an average, even $100,000 you can think the about the starting salary. डॉक्टर शांतनु सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जी सर। तो सर आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। तो करेंटली मैं एक फैकल्टी हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे आइजर भोपाल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो हमारा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली मोर ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर ही डील करते हैं। लेकिन फैकल्टीज़ के डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स है। लाइक आई बिलोंग फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स साइड। तो मैंने मेरा अंडर ग्रेजुएट किया था फिजिक्स में, एकदम फर्स्ट। एंड देन फिजिक्स के बाद मैंने बीटेक किया था, सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर मैंने मास्टर्स एंड पीएचडी किया जो कि नैनो साइंस इंजीनियरिंग में, वो है था आईआईएससी बैंगलोर से। और मेरा अंडर ग्रेजुएट था बाय द वे जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से। एंड मैं born एंड brought up भी कोलकाता में ही हुआ हूँ। ओके। And then I shifted to Bangalore for my masters and PhD. And after completing my PhD, then मैं इसराइल में गया था, वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उधर से मैंने पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज़ किए थे। एंड उधर से फिर मैं आके डायरेक्टली इधर पे चला आया, लाइक भोपाल आके ज्वाइन किया एज ए फैकल्टी। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव डन दैट इन डिफरेंट फेजेस ऑफ माई करियर और माई एजुकेशन आई हैव वर्क। मैं डिफरेंट डिफरेंट लैब्स में काम किया हूँ जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल मेरा फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बैकग्राउंड है। जो आईएससी के मेरे जो पीएचडी गाइड्स थे, एक थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, दूसरे गाइड थे मटेरियल इंजीनियरिंग से, तो दो डिफरेंट गाइड थे। वाइजमैन में, मतलब इसराइल में मैं काम किया था जो कि एक केमिस्ट्री लैब था। ओके। एंड हेयर करेंटली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो मेनी ऑफ माई कोलाबोरेटर्स, जो कि मेरे कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट जो हम लोग करते हैं वो इवन बायोलॉजी से है, जहाँ पे हम बायोसेंसर्स एंड दूसरे चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है। तो मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के साथ काम करते हो, लेकिन मेरा कोड इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा। सर फैब्रिकेशन ऑफ चिप्स के बारे में आप बताओगे? हाँ, तो ये आप जो भी देखते हैं, मतलब आपका मोबाइल हो जाए, लैपटॉप हो जाए, तो उसके अगर आप उसको खोलोगे तो उसके अंदर में एक ग्रीन कलर का बोर्ड यूजुअली दिखता है, जो कि आपका जिसको हम यूजुअली यस पीसीबी बोलते यस हैं, यस। सर्किट बोर्ड, मदर बोर्ड, यस। जो भी आप बोलेंगे। एंड उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिर बहुत छोटे छोटे स्पाइडर जैसे दिखने वाले चीज़ें रहती है, ब्लैक कलर के, किसी किसी सिलिंड्रिकल शेप का भी रहते हैं। तो ये सारे जो ब्लैक कलर के जो चिप्स रहते हैं उसको हम आईसीस बोलते हैं। तो ये चिप्स और आईसीस जो जिस प्रोसेस में फैब्रिकेट होता है, तो वो तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस है जो कि क्लीन रूम में करना पड़ता है एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड सो दिस इज व्हाट वी कॉल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन, द वे के ये चिप्स जैसे फैब्रिकेट होते हैं। फिर चिप्स फैब्रिकेट होने के बाद में पैकेज होते हैं, फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर वो सारे टेस्टिंग के बाद वो पीसीबी पे बैठता है। फिर पीसीबी का मतलब पहले पीसीबी का लेआउट बनता है, फिर पीसीबी के ऊपर वो एक साथ बन के पूरा मदरबोर्ड बनता है। फिर वो मदरबोर्ड सिस्टम में बैठता है, जहाँ पे आपका, जैसे कि आप एक कंप्यूटर में देखेंगे तो रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स एक साथ होके पूरा डिवाइस बनता है। करेक्ट सर।
तो सर इसको ही प्रोसेस फॉर फैब्रिकेशन कहते हैं या वो डिफरेंट है? मतलब आप चिप फैब्रिकेशन के प्रोसेस Yes, के बारे में correct. पूछ रहे हो। तो चिप फैब्रिकेशन का एक्चुअली मल्टीपल प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। ओके, तो वो एकदम शुरू होता है, मतलब मैं दिस इज़ काइंड ऑफ ए थिंग जिसके ऊपर पूरा कोर्स लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपको बहुत आसानी से समझाया जाए तो फिर आप सुने होंगे कि सिलिकन, राइट? जैसे कि बेंगलोर को अभी बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। फिर जो कि एक्चुअली आया था यूएस से, यूएस का जो पूरा कोस्ट रीजन है जिसको हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं, कैलिफोर्निया एंड दैट साइड। तो वो उधर से क्यों कैसे आया था, एंड उसके साथ आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका बहुत रिलेशन है। क्योंकि सिलिकॉन वैली उनको बोलते थे क्योंकि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्री पूरा उधर पे शुरू हुआ था एक टाइम पे, जब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। जबकि पहले तो सेमीकंडक्टर बेस्ड ये था भी नहीं, दूसरे टाइप के कैथोड रे ट्यूब बेस्ड ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते थे। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर आया, सेमीकंडक्टर जैसे आया जैसे कि ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ, एंड उसके बाद सिलिकॉन वाज लाइक सिलिकॉन केम अप एज द मेजर मटेरियल जो कि जिसके ऊपर सारे चिप्स बनते हैं। तो ये प्रोसेस शुरू होता है आपका सिलिकॉन वेफर बोलते हैं हम लोग। तो बहुत ही पतला सा डिस्क होता है। हाँ, तो हम लोग जब इधर पे लैब में रिसर्च करते हैं तो हम मान लीजिए कि 2 इंच 3 इंच 4 इंच या 6 इंच डायमीटर का वो डिस्क लेके, सिलिकॉन का डिस्क लेके उसके ऊपर चिप बनाते हैं। हाउएवर अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जो बड़े बड़े कंपनी हैं ताइवान सिंगापुर ये सारे जगह पे जो चिप्स बनते हैं वो ऑलमोस्ट 1 फीट साइज़ का सिलिकॉन वेफर्स होते हैं। उसके ऊपर फिर आप मल्टीपल प्रोसेस करते हैं। अगर जो कि बहुत ही टेक्निकली इन डेप्थ मैं जाना नहीं चाहता, मैं ओवरऑल बोलता हूँ। कोई भी आप फैब्रिकेशन जब करते हैं, मान लीजिए कि आप अगर सिंपल सा एक फर्नीचर भी बना रहे हैं तो क्या करते हैं, उसके ऊपर आपको पहले मालूम होना चाहिए कि क्या आप डिज़ाइन कर रहे हो, राइट? कुर्सी बनाना है, टेबल बनाना है, हथौड़ा बनाना है, क्या बनाना है वो पहले जानना है। तो उसको बोलते हैं डिज़ाइन पार्ट। फिर आप उसके हिसाब से वो जो भी मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसको शेप करेंगे। शेप करने के लिए आप उसके ऊपर कुछ मटेरियल एडिशन भी कर सकते हैं, कोटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, एक के साथ दूसरे को जोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर कुछ केसेस में आप मटेरियल रिमूवल करते हैं, मतलब चीज़ल, हैमर चीज़ल यूज़ करके उसको हटाते हैं, कार्व आउट करते हैं, पैटर्न ड्रॉ करते हैं, आप अपना कंपनी का नाम उसके ऊपर इम्प्रिंट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप उसको एनग्रेव करेंगे। जो भी चीज़ें हैं ग्लास के ऊपर करते हैं, कि ये सारी चीज़ें करते हैं। फाइनली ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप बना के आप फिर उसको पैकेज करके बेचते हैं। चिप फैब्रिकेशन में भी हम वही करते हैं। पहले तो आपको कौन सा चिप बनाना है वो जानना है, उसका जो ट्रांजिस्टर बेस जो सर्किट का जो लेआउट होता है उसको जानना है। फिर उसके लिए जो जिस नैनोमीटर का आप टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से उस पर पैटर्निंग होता है। पैटर्निंग मतलब आप एक एक ट्रांजिस्टर, एक जो होता है एफईटी बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो वो होता है बेसिक, वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट और सेल। फिर उसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं मान लीजिए कि एक चिप में। तो फिर वो सारे पैटर्न्स होते हैं। एक प्रोसेस बोलते हैं हम लोग लिथोग्राफी प्रोसेस। तो फोटोलिथोग्राफी, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम ये चिप का पैटर्निंग करते हैं। फिर स्पाटरिंग, एवापोरेशन, डिफरेंट प्रोसेसेस होता है जहाँ से हम मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल यूज़ करके एचिंग होता है। हाँ, एंड फाइनली लिफ्ट ऑफ बोलते हैं, एक लिफ्ट ऑफ प्रोसेस होता है। तो ये सारे मल्टीपल प्रोसेसेस है जो कि क्लीन रूम में होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये चिप क्योंकि बहुत छोटे साइज़ का है, तो आप अगर एक हेयर स्टैंड भी देखेंगे कि जैसे कि हमारा इंसान का जो एक बाल का डायमीटर वो करीबन 100 माइक्रोन के उस रेंज में होता है, और यहाँ पे हम चिप की जो बात कर रहे हैं वो 100 नैनोमीटर का स्केल पे है। तो एक बाल भी चिप पे गिर गया तो वो एक कॉन्टामिनेशन है। अच्छा, एक वो बीमारी की तरह है। वो बीमारी की तरह है। हाँ। एक डैंड्रफ का पार्टिकल चिप से, एक ट्रांजिस्टर से काफ़ी बड़ा है। करेक्ट। और अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे हवा में बहुत सारे ये घूमते रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, जिसमें से बहुत सारे हैं जो कि मेटल का है, मेटल कॉन्टामिनेंट्स है, मेटल डस्ट पार्टिकल्स है। तो वो क्या होंगे कि अगर मेरे दो ट्रांजिस्टर के बीच में पड़ जाए तो फिर उसको शॉर्ट कर देंगे।
फैब्रिकेशन के टाइम पे वो डस्ट पार्टिकल अगर बैठा है तो फिर एचिंग के टाइम पे वो उठ जाएगा, वो एक गैप क्रिएट कर देगा, तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए क्लीन रूम एंड जो फैसिलिटीज़ चाहिए होता है चिप फैब्रिकेशन के लिए, वो काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए एंड हाईटेक होता है। ओके सर, माइक्रो प्रोसेसर के जो हाउस होल्ड एप्लीकेशंस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो क्या? सो माइक्रो प्रोसेसर के हाउस होल्ड एप्लीकेशन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट चारों तरफ ही हम देख रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आप कुछ भी बनाओ, हाँ, आपको जैसे कि हम लोग आजकल के दिन में घर घर में जब एक इंडिविजुअल हाउस में पंप चलता है, राइट, ऊपर में छत के ऊपर टैंकी है जहाँ से पानी आएगा, एंड हम लोग हमेशा जाके उधर पे स्विच ऑन करके पंप ऑन करना पड़ता है घर में। सर्वली से कौन पंप ऑन करेगा, पानी नहीं है, पानी नहीं है करके, राइट। तो बहुत सारे आजकल के दिन में मैं देख रहा था डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स में, वेबसाइट्स में ये आ रहा है कि जहाँ पे लेवल कंट्रोलर्स, ऑटोमेटिक लेवल कंट्रोलर्स है। तो आप मान लीजिए कि एक उधर पे सेंसर लगा दिए आपके टैंकी में, कितना पानी कम हुआ है वो सेंस करेगा, और फिर आपका जो मोटर होगा उधर पे आप एक रिले लगा दिए कि वो जज उसको रीड करेगा एंड देन उसके हिसाब से रिले को ऑन करेगा, मतलब पंप को ऑन करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो पूरा जो डिसीजन जो लेगा वो एक माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए पूरे सर्किट में, जो कि इसको कंट्रोल करेगा। तो ये एक वन काइंड ऑफ सिंपल सा यूज़ है। फिर आप मान लीजिए कि ऑटोमेटिकली एक टेम्परेचर पे आप चाहते हैं कि फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, एक टेम्परेचर पे फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ये सारे चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करके आप कर सकते हो। और अगर आप रेडीमेड जो बोलते वो उस हिसाब से तो अगर बोले तो टीवी, कंप्यूटर, हर जगह पे आपका माइक्रो प्रोसेसर है। वट एवर इलेक्ट्रॉनिक्स यू आर सेइंग, हाँ, जैसे कि आप बोलते हो कि लैपटॉप खरीदने के टाइम पे आप देखते हो कि i5 है, i9 है, i7 है, वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर ही है। अच्छा, तो सर जो अपने फ़ैन होते हैं, फ़ैन में भी आजकल IoT बेस्ड एप्लीकेशन आ गई कि आप उसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर, हाँ, इसमें माइक्रो प्रोसेसर है। तो बेसिकली आप किसी भी सिस्टम जो पे आप ऑटोमेशन कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो माइक्रो प्रोसेसर के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। यहाँ पे सिंपल माइक्रो कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं जो कि अल्टीमेटली ये सिग्नल को रीड कर रहा है आपके रिमोट से। आप एक सिग्नल भेज रहे हो, राइट, इंफ्रारेड बेस्ड सिग्नल होगा, तो जिसको वो रीड करेगा। रीड करने के बाद में वो उस हिसाब से फ़ैन का स्पीड को सेट करेगा। अगर टर्न ऑन करना होगा तो ऑन करेगा, अगर ऑफ करना होगा तो ऑफ करेगा। तो ये सभी पे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स का एप्लीकेशन है। तो एसी का जो टेम्परेचर होता है वो भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है? तो एसी का अगर आप देखोगे तो अगर आप ऑटो मोड पे, अभी एसी बहुत सारे डिफरेंट मोड्स पे आते हैं, राइट। तो उधर पे माइक्रो प्रोसेसर का एक बहुत बढ़िया रोल है, क्योंकि उधर पे क्या करते हैं कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ है कि आपने एक टेम्परेचर सेट कर दिया 25 डिग्री। अभी जो कूलेंट जो है, जो ठंडा हवा जो आपका आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ठंडा हवा का हवा का आप टेम्परेचर को आप उस हिसाब से सेट कर रहे हो एग्जैक्टली। एसी क्या करता है, वो हवा को कितना टाइम तक थ्रो करेगा उसके बेसिस में वो टेम्परेचर को सेट करता है। तो वहाँ पे एक बैंड होता है। आप मान लो कि आप 24 डिग्री या 25 डिग्री पे सेट किए हो, तो प्लस माइनस 0.5 मान लो कि वो सेंसर रीड कर रहा है कि कितना एक्चुअल टेम्परेचर है। तो जैसे ही वो टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो वो एसी का जो हवा थ्रो करने का जो वाल्व है उसको ऑन कर देगा, ताकि वो ठंडा हवा जाए कॉन्टिन्यूसली। फिर जब वो देखेगा कि कंप्रेसर को ऑन ऑफ करेगा, खुद से ही कंप्रेसर को ऑन ऑफ करेगा, ऐसा करके कि वो उस हवा का टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाए। और ये पूरा चीज़ जो कि ब्रेन के हिसाब से जो काम करता है, मतलब रीड कर रहा है कि टेम्परेचर कितना है, एंड उसके बेसिस में ये डिसीजन ले रहा है कि हवा को और ठंडा करना है कि नहीं है। ये पूरा चीज़ ही माइक्रो प्रोसेसर करता है। ओके, तो सर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हार्वेस्टिंग डिवाइसेस के बारे में बताओगे? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हार्वेस्टिंग डिवाइसेस तो आजकल के दिन में बहुत सारे हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि घर घर में बहुत सारे घर है जहाँ पे सोलर एनर्जी ऑलरेडी लोग सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर चुके हैं, जहाँ पे सोलर एनर्जी के से आपका घर के लाइट फैन ये सारे चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सिडीज़ दे रहे हैं सोलर पैनल एंड रिलेटेड इंडस्ट्री पे। तो वो सारे चीज़ें हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी नोन है। अदर देन दैट विंड एनर्जी, कोस्टल एरियाज़ में विंड एनर्जी बहुत पॉपुलर है बहुत सारी जगह पे। इवन हमारे भी
like states like Gujarat and all have very large coastal area, and उधर पे भी बहुत सारे जगह पे wind energy harvesting हो रहा है. But इसको अगर छोड़ भी दे तो बहुत सिंपल सा मतलब हाउस होल्ड लेवल पे भी आप एनर्जी हार्वेस्टिंग कर सकते हो. वो कैसे? वो है कि जैसे कि वाइब्रेशनल एनर्जी. हाँ, जो एक गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी का आप जैसे रास्ते होते हैं यूजुअली बहुत सारे गड्ढे वड्ढे तो ऐसे है ही, और अगर वो ना भी है फिर भी ऑलवेज देयर इज हाँ. सम काइंड ऑफ जार्किंग. हाँ. तो वो पीजो एक टाइप का मटेरियल होता है जिसको यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, जहाँ पे आपका अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस या स्ट्रेन दे दो, मतलब को थोड़ा सा वाइब्रेशन या उसका कंप्रेस करो, उसके ऊपर फोर्स डालो तो वो वोल्टेज जनरेट करता है. तो वो टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करके आप एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हो. फिर लाइट बेस्ड एनर्जी फोटोवोल्टिक ये है, सोलर एनर्जी जैसा है. हाँ, तो इस टाइप के बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज है जो कि आज बहुत सारे डिवाइसेस भी आ रहे हैं. यूज़ ऑफ IoT डिवाइस इन एवरीडे, उसके बारे में बताओगे? सो अगर हम देखें तो उस हिसाब से जैसे कि आप एसी का जो क्वेश्चन पूछे वो तो एक काइंड ऑफ वो ही IoT डिवाइस ही है. इवन जो फर्स्ट वाला जो मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आपको छत में जाके देखना नहीं पड़ेगा कि आपका टैंक कितना भरा हुआ है, राइट? करेक्ट. तो सेम चीज़ अगर आप मान लो कि आप एक सोसाइटी के लिए कर रहे हो कि सोसाइटी में हर दिन आपका एक टाइम है, सुबह को 8 बजे पंप चलाओगे, फिर शाम को 4 बजे पंप चलाओगे, बीच में पानी ख़त्म हो गया तो क्या होगा? फ़ोन करते रहते हैं. करेक्ट. तो उधर पे तो हम IoT इजीली अप्लाई कर सकते हैं. उधर पे एक सेंसर लगा दो आप, जो कि पानी का लेवल देखता रहेगा. जैसे ही पानी का लेवल कम होगा तो उधर पे आपका जो रिले रहेगा वहाँ पे सिग्नल भेज देगा, वो ऑटोमेटिकली पंप ऑन कर देगा. कोई मैन पावर की ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए. हमें कि कोई सारा दिन बैठ के देखता रहे, पंप चलाता रहे. ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली IoT से हो सकती है. ओके. उसके अलावा इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, आज अपन जो पेमेंट्स करते हैं वो भी IoT बेस्ड ही हो गए. साउंड बॉक्स, हाँ, वो भी हो रहा है. बहुत सारे वो भी चीज़ें है. तो बेसिकली सेंसर्स है जो कि जैसे कि आप जो आपका ये डिटेक्ट कर रहा है, आपका QR कोड डिटेक्ट कर रहा है आपका मोबाइल पे, वो एक टाइप के सेंसर्स ही है. और वो सब सारे MQTT ब्रोकर पे रन करते हैं और वहाँ से डेटा क्लाउड पे भेजते हैं और क्लाउड से वो अपन को डेटा मिलता है. करेक्ट. तो NPTEL के आप कुछ कोर्सेज बताओगे सेंसर टेक्नोलॉजीज के ऊपर? तो NPTEL के में तो इस रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस है जो कि अभी तो मुझे सारे कोर्सेस का डेटाबेस या ये याद नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली टेल अबाउट द कोर्सेस विच आई नो के फ्रॉम आइजर पर्पल. जैसे कि मेरा खुद का ही कोर्स है मेम्स सेंसर्स के ऊपर, जो एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, प्रेशर सेंसर्स, दिस काइंड ऑफ सेंसर्स जो कि स्पेस एप्लीकेशन एंड एविएशन से लेके ऑटोमोबाइल, डिफरेंट एप्लीकेशन, हेल्थ केयर, बायोसेंसिंग, बहुत सारे एप्लीकेशंस पे यूज़ होते हैं. फिर अनदर कोर्स आई नो ऑफ जो कि हमारे भी दूसरे एक फैकल्टी डॉक्टर मित्रदीप भट्टाचार्य ऑफर करते हैं NPTEL में. फिर बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो कोई भी कोर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन से रिलेटेड है, सेंसर से रिलेटेड है, मेम्स से रिलेटेड है, दोज कोर्सेज देयर आर मेनी विच NPTEL से आप अगर देखोगे तो उधर पे ये सारे चिप्स एंड उसके फैब्रिकेशंस भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन भी कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर आइडिया आएगा. फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में आप बताओगे? तो फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर मैं उस हिसाब से बोलूँ तो ये काफ़ी फास्ट इवॉल्व कर रहा है. पहले मैं क्विकली थोड़ा वर्ल्ड वाइड के बारे में बोल देता हूँ, जो कि आप जहाँ पे आप देखोगे कि आप क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है. एंड उधर पे आप नैनोमीटर स्केल डिवाइस फैब्रिकेशन, क्वांटम डिवाइसेस, क्वांटम डॉट्स, इस टाइप के डिवाइसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है. फिर इवन देयर आर इंडस्ट्री पीपल और द लाइक एक्सपर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस वेयर दे आर इवन थिंकिंग दैट लाइक द एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मे बी after 50 years or the next 50 years maybe age of photonics, where आपको बेसिकली क्वांटम डिवाइसेस, फोटोनिक और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्किट्स और एप्लीकेशंस ज़्यादा दिखने को मिलेंगे. बट अगर मैं ग्लोबल पिक्चर से हट के थोड़ा सा हम अपने देश के लिए तरफ आऊँ तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वाज टू दैट एक्सटेंट वाज नॉट देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम. बिकॉज आप अगर देखोगे तो आज के दिन में भी जो भी हमारे डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर इट इज़ कंप्यूटर और दिस मोबाइल फोन्स एंड ऑल दिस थिंग्स,
वो जो इधर पे फैब्रिकेट होते हैं उसके भी चिप्स इधर पे नहीं बनते, एक्सेप्ट द चिप्स विच आर मेड फॉर स्पेसिफिक स्पेस एप्लीकेशंस फॉर इसरो or DRDO for defense application. Those chips are made in India only. Many of the cases, some of the chips are or some of these electronics are imported also, but nowadays majority of the things are made in India. बट कॉन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोलते हैं, मतलब आपका ये टीवी फ्रिज से लेके ये इसके सब का चीज़ें अभी भी इंडिया में उतना नहीं बनता। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो इनिशिएटिव्स लिए हैं and specifically under सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, तो अभी फैब्रिकेशन के नए नए फाउंड्रीज आ रहे हैं। 3 तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गए, 2 नए मैंने सुना कि और प्लान्ड हुए हैं। तो गुजरात में, असम में, इवन कोलकाता में सुना कि एक नया फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो ओवर द टाइम इवन टेस्टिंग फैसिलिटी वो साथ जो फैसिलिटीज़ आया है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी आ रहा है, पैकेजिंग फैसिलिटीज़ आ रहा है एंड फैब्रिकेशन फाउंड्रीज भी आ रहे हैं। तो ओवर द टाइम मुझे लगता है कि अगले फ्यू डिकेड्स में इंडिया में तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत जोर से बूम करने वाला है। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग इन दिस रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू टेल कि ये ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको स्किल्ड पर्सनल चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और इंडस्ट्री का लेबर फोर्स को लाके इधर पे बैठा दो और वो सेम काम करने लगेंगे। तो इसके लिए बहुत स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए और वो मैन पावर भी बहुत सारे स्पेसिफिकली इन प्लेसेस लाइक IITs, आइजर्स, NITs, यह सब पे ये हो रहा है ऐसे एंड लाइक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ऐसे कोर्सेस ऑफर होते हैं जहाँ पे इस रिलेटेड जो कि ये सारे फाउंड्रीज पे एज इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। ऐसे कोर्सेस ऑफर होते हैं एंड इसका लेकिन ये इनफ नहीं है, ये चीज़ें और भी होना है ताकि इंडिया इज़ रेडी विद द मैन पावर व्हाइल ये पूरा बन जाए एंड वो काम शुरू हो। तो सर जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा पुश करा है, तो आने वाले 5 साल में इसका जॉब मार्केट कैसा होगा? तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड और जो 3 तो उधर पे तो बिल्डिंग एंड काम शुरू हो गया है बेसिकली वो बनाने का, एंड देन 2-3 और प्रपोज हुए हैं। तो ओवर द टाइम मुझे लगता है कि ये बहुत ही फास्ट ग्रो करने वाला है एंड देयर विल बी ए रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मैन पावर जो कि जिनको ये आता है कि चिप फैब्रिकेशन कैसे हो, वो तो कोड में रहेंगे। लेकिन आप कोई भी ऐसे इंडस्ट्री को देखेंगे तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि एक कंपनी बनता है जो कि आपका IT का कंपनी है मान लीजिए, और उधर पे लोग है जो कि कोडिंग पे काम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको ही जॉब नहीं मिलता, राइट। उसके साथ एक्सेसरीज आपका ऑफिशियल जॉब है, आपको उसका फाइनेंस है, उसके इवन एक अगर ऑफिस खोलोगे आप तो उसके लिए तो एक कैफेटेरिया भी चाहिए ना। तो बहुत सारे तो ये तो उसके कोड में है जिनका क्लीन रूम एंड उधर पे जहाँ पे फैब्रिकेशन हो रहा है उसके रिलेटेड। लेकिन इसके जो मटेरियल्स है, अगर आप मैं बोलूँ कि आप चिप बना रहे हो इधर पे, तो चिप बनाने के लिए तो आपको तो पहले तो सिलिकॉन वेफर्स चाहिए, तो वेफर भी बनाने पड़ेंगे, उसके फैक्ट्रीज चाहिए। तो ये पूरा जो उसका मटेरियल चाहिए होगा, जो उसका जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए। एंड ओवरऑल ये पूरा फास्ट ग्रो करने वाला है बिकॉज कंपनीज विल नॉट बी सिटिंग कि ठीक है ये इंपोर्ट करते रहे, वो अगर इंडिया पे बनेगा तो फिर वो और भी सस्ता मिलेगा उनको सेम चीज़, वो बाहर से क्यों लाएंगे सिलिकॉन वेफर्स एंड लेट्स से कि अदर जो भी डिपोजिशन मटेरियल, एवापोरेशन मटेरियल, ये सारी चीज़ें जब इंडिया से फिर वो डिमांड भी आएगा। तो दिस सेक्टर इज सपोज टू ग्रो लाइक एनीथिंग what I feel like over the time, and also in that context even though it is not there now कि आप जो बोल रहे थे कि जो एग्जैक्टली प्रोसेस इंजीनियर और इलेक्ट्रॉन जो कि चिप बनाएंगे ऐसा इंजीनियर का जॉब अभी इधर पे उतना नहीं हो रहा है बिकॉज वो फैब्रिकेशन फाउंड्रीज नहीं है। बट US, यूरोप एंड सिंगापुर, चाइना, ये सब जगह पे जहाँ जहाँ पे भी ये सारे फैक्ट्रीज है, उधर पे अभी जो हायर होते हैं बहुत हाई सैलरी में हायर होते हैं। तो डेफिनेटली ये जब आएगा अगले 5 साल में, तो इंडिया में भी इंडिया का स्केल के हिसाब से भी बहुत हाई सैलरी में यहाँ पे बच्चों को जॉब मिलने वाला है। और ग्लोबली इसकी जॉब
की सैलरी क्या होती है, मतलब इस सो सेक्टर में? बेसिकली एज ए प्रोसेस इंजीनियर में अगर बोलूँ तो यूजुअली एज पर ऑन एन एवरेज इवन $100,000 यू कैन थिंक द अबाउट द स्टार्टिंग सैलरी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन डॉलर बिकॉज ये मोस्टली अभी बाहर ही ये जॉब्स एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में उतना नहीं है, बट अगेन इट्स कंट्रीज टू कंट्री ये वैरी करता है, मैं जस्ट एक एवरेज पिक्चर Average बोल रहा आप हूँ जो बता कि रहे हो। यूएस वगैरह में ऐसा, यूएस यूरोप में तो ऐसा ही मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर आपका Thank इस you. पॉडकास्ट के लिए, आपने एक समय दिया, और ये पॉडकास्ट बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन इंसाइट्स हैं इसमें, और ये बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू सो मच। And I also would like to thank you for giving Yeah. me this opportunity, and thank you. या सर।